चलिए आज चलते हैं भारतीय इतिहास के एक ऐसे चैप्टर में जहां जंगलों की खामोशी एक बहुत बड़े आंदोलन की आवाज में बदल गई थी। हम बात करेंगे आदिवासी समाज की, दिकुओं की और उस सुनहरे दौर के सपने की जिसने एक पूरे समुदाय को जगा दिया था। 19वीं सदी का आखिरी दौर था और छोटा नागपुर के जंगलों में एक नाम गूंज रहा था, बिरसा मुंडा। देखिए, वो सिर्फ एक नेता नहीं थे, बल्कि अपने लोगों के लिए एक उम्मीद, एक मसीहा बन चुके थे। लोगों को सच में ये विश्वास था कि उनके पास कोई दैवीय शक्ति है, कि वो बीमारियां ठीक कर सकते हैं और अनाज के ढेर लगा सकते हैं। उनकी शख्सियत में ही एक ऐसा जादू था जो उस दौर की बेचैनी और बदलाव की जरूरत को साफ दिखाता है। तो ये बिरसा थे कौन? बिरसा मुंडा जनजाति से थे और उनका आंदोलन उस भारी उथल-पुथल का नतीजा था जो उस वक्त आदिवासी समाज में चल रही थी। उनकी पूरी जीवन शैली, उनकी परंपराएं, सब कुछ खतरे में था। और इस सारे बदलाव के केंद्र में एक शब्द था, दिकू। तो ये दिकू थे कौन? देखिए, टेक्निकली तो इसका मतलब था बाहरी लोग, लेकिन आदिवासियों के लिए ये सिर्फ एक शब्द नहीं था। ये उनके सारी मुसीबतों का, उनके सारे दुखों का सिंबल बन गया था। इसमें अंग्रेज अफसर भी थे, मुनाफाखोर व्यापारी भी और सूदखोर साहूकार भी, मतलब हर वो बाहरी इंसान जिसे आदिवासी अपनी बर्बादी का जिम्मेदार मानते थे। अच्छा, इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट को, इस टकराव को गहराई से समझने के लिए हमें पहले उस दुनिया में चलना होगा जो अंग्रेजों के आने से पहले थी। देखिए, आदिवासी समाज कोई एक जैसा नहीं था। उनके जीने के अपने अपने तौर तरीके थे जो पूरी तरह से आत्मनिर्भर और प्रकृति से जुड़े हुए थे। तो सबसे पहले बात करते हैं जूम खेती की। अब ये ना प्रकृति के साथ जीने का एक बहुत ही शानदार तरीका था। सोचिए, जंगल के किसी हिस्से में पेड़ों के ऊपरी हिस्से काट दिए ताकि सूरज की रोशनी जमीन तक पहुंच सके। फिर वहां की झाड़ फूस को जलाकर उसकी राख को खाद की तरह इस्तेमाल किया। कुछ साल वहां खेती की और फिर उस जमीन को वापस ठीक होने के लिए, यानी उसे फैलो छोड़कर समुदाय कहीं और चला जाता। ये एक ऐसा साइकिल था जो जंगल को नुकसान पहुंचाए बिना उससे पोषण लेता था। फिर दूसरे लोग थे शिकारी और संग्राहक। इनका तो जीवन ही पूरी तरह जंगल पर निर्भर था। शिकार से लेके फल, जड़ी बूटियों तक सब कुछ जंगल से मिलता। वे कुसुम और पलाश के फूलों से रंग बना के बेचते थे। लेकिन यहीं एक प्रॉब्लम शुरू हुई। जैसे ही वो अनाज जैसी चीजों के लिए बाहरी व्यापारियों पर निर्भर होने लगे, बस यहीं से शोषण का दरवाजा खुल गया। फिर आते हैं पशुपालक। इनका जीवन तो मौसम के साथ साथ चलता था। जब एक जगह घास खत्म हो जाती तो वे अपने मवेशियों के झुंड के साथ नए चरागाहों की ओर निकल पड़ते थे। जैसे पंजाब के पहाड़ों में वन गुज्जर थे या फिर कश्मीर के बकरवाल। इन सब की दुनिया अपने जानवरों के इर्द गिर्द ही घूमती थी। और चौथा ग्रुप था उन आदिवासियों का जो एक जगह बस गए थे और हल से खेती करने लगे थे, जैसे छोटा नागपुर के मुंडा। धीरे धीरे जमीन पर उनका हक भी बनने लगा था। और पता है, अंग्रेजों को यही लोग सबसे सिविलाइज्ड यानी सभ्य लगते थे। क्यों? अरे भाई, सिंपल है। जो एक जगह टिका हो उससे टैक्स वसूलना और उस पर राज करना सबसे आसान होता है ना। और फिर कहानी में एंट्री होती है ब्रिटिश राज की, और उनके साथ आए नए कानून, नई नीतियां और एक ऐसी सोच जिसने आदिवासियों की इस पूरी दुनिया को, आप कह सकते हैं, जड़ से हिलाकर रख दिया। यहीं से उस टकराव की शुरुआत हुई जिसने आगे चलकर इतिहास बदल दिया। सबसे बड़ा और सबसे विनाशकारी बदलाव बस एक कानून से आया। वो कानून जिसने कहा कि सारे के सारे जंगल अब सरकार की संपत्ति हैं। जरा सोचिए, जिन जंगलों को आदिवासी पीढ़ियों से अपना घर मानते आए थे, अचानक उन्हें बोल दिया गया कि ये अब तुम्हारे नहीं रहे। उनके जो पारंपरिक अधिकार थे वो एक झटके में खत्म कर दिए गए। अंग्रेजों ने क्या किया कि जिन जंगलों में कीमती लकड़ी थी उन्हें आरक्षित वन या रिजर्व्ड फॉरेस्ट घोषित कर दिया। अब इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि इन जंगलों में किसी भी आदिवासी का घुसना, घूमना, झूम खेती करना या फल इकट्ठा करना सब कुछ गैरकानूनी हो गया। इस एक कानून ने झूम काश्तकारों से उनकी जमीन छीन ली और शिकारियों से उनका घर। तो अब देखते हैं कि इन नए कानूनों का असर आदिवासी समाज के हर एक हिस्से पर क्या और कैसे पड़ा। और ये सिर्फ कोई इकोनॉमिक बदलाव नहीं थे, ये उनके पूरे वजूद पर एक हमला था। इस स्लाइड पर जरा गौर कीजिए। ये साफ साफ दिखाती है कि आदिवासी मुखियाओं की हालत क्या से क्या हो गई थी। ब्रिटिश राज से पहले वो अपने कबीले के राजा थे। उनके पास अपनी आर्थिक और प्रशासनिक ताकत थी।
लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद उनसे सारे अधिकार छीन लिए गए। वो अब सिर्फ नाम के मुखिया रह गए थे, जिन्हें ब्रिटिश अफसरों के हुक्म मानने पड़ते थे। मतलब वो शासक से अंग्रेजों के एजेंट बनकर रह गए थे। अंग्रेजों ने एक और कोशिश की। उन्होंने झूम काश्तकारों को जबरदस्ती एक जगह बसाकर खेती करवाने की सोची, लेकिन ये आइडिया बुरी तरह फेल हो गया। अब आप पूछेंगे क्यों? अरे क्योंकि वो ये बेसिक बात ही नहीं समझ पाए कि पहाड़ी इलाकों की जमीन अलग होती है, वहां पानी कम होता है, और अगर जमीन को कुछ समय के लिए खाली न छोड़ा जाए तो उसकी उपजाऊ शक्ति खत्म हो जाती है। और सबसे बड़ी बात, ये उनकी संस्कृति और पहचान पर सीधा हमला था। अब आर्थिक शोषण कितना भयानक था, इसे समझने के लिए बस ये एक आंकड़ा देखिए, 3 रुपए। संथाल रेशम उगाने वालों को 1000 कोकून के बदले सिर्फ 3 रुपए मिलते थे। सोचिए जरा, इस छोटी सी कीमत के पीछे शोषण का कितना बड़ा जाल छिपा था। और वो जाल कुछ ऐसा था कि व्यापारी और बिचौलिए उन्हीं 1000 कोकून को बाजार में ले जाकर 5 गुना ज्यादा कीमत पर बेचते थे। मतलब सारा का सारा मुनाफा बीच वाले खा जाते थे, और जो आदिवासी असल मेहनत कर रहा था वो कर्ज और गरीबी में डूबता चला जाता था। तो अब समझ आया कि ये व्यापारी उनकी नजरों में सबसे बड़े दिक्कू क्यों थे। और जब शोषण और अन्याय की हर हद पार हो गई, तो इसी निराशा के अंधेरे से एक आवाज उठी, बिरसा मुंडा की आवाज। उन्होंने लोगों के इस गुस्से को, इस दर्द को एक आंदोलन में बदल दिया, एक ऐसे भविष्य के सपने के साथ जो उनके गौरवशाली अतीत जैसा हो। तो बिरसा का आंदोलन सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ एक लड़ाई नहीं थी, ये समझना बहुत जरूरी है। ये एक सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट भी था। उन्होंने लोगों से कहा, दिकुओं और मिशनरियों के असर से बाहर निकलो, शराब पीना छोड़ो, अपने गांव साफ रखो, अंधविश्वासों से दूर रहो। उनका सपना था मुंडा राज स्थापित करने का, एक ऐसा सतयुग यानी स्वर्ण युग वापस लाने का जहां कोई बाहरी उत्पीड़न न हो और मुंडा लोग सम्मान से जी सकें। बिरसा का आंदोलन अपने सुनहरे अतीत को फिर से पाने की एक बहुत शक्तिशाली कोशिश थी, और ये हमें आज एक बहुत गहरे सवाल पे सोचने को मजबूर करता है कि किसी भी समुदाय के लिए, चाहे वो अतीत में हो या आज, अपना भविष्य दोबारा अपने हाथों में लेने के लिए, उसे रिक्लेम करने के लिए क्या करना पड़ता है। ये सवाल तब भी जरूरी था, और यकीन मानिए आज भी उतना ही जरूरी है।